बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। मैं आपको रियल एनालिसिस 1 में चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज़ में वेलकम करता हूं। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर सिस्टम जो है उसके ऊपर लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और ये थ्योरम समझ लें कि आपका जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसकी बेसिक है, उसका पिलर है ये, ठीक है। और थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है हम पढ़ लेते हैं। मैंने लिखा है कि शो डैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ वन एंड ओनली वन लिमिट। किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की सिर्फ एक ही लिमिट होती है, ये आपने प्रूफ करना है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन आपके सामने है। एक सीक्वेंस एन को आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं अगर हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए आपको एक पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट मिले सच डैट के ए एन जो है वो अपनी लिमिट एल को ए एन और उसकी लिमिट एल के दरमियान जो एब्सोलूट डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। तो स्टार्ट करते हैं अब अपने थ्योरम को। यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ कि ए एन जो है वो हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। फिर उसके बाद ये दिखाने के लिए कि ये जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इसकी लिमिट जो है वो यूनिक है, मैं ऑन दी कॉन्ट्रेरी सपोज करूँगा कि इसकी लिमिट यूनिक नहीं है। मैं लेट कर लूँगा कि इसकी दो लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और बाद में एट द एंड ये मैं प्रूव कर दूँगा कि ये दोनों लिमिट जो मैंने कही हैं दोनों मुख्तलिफ नहीं है, सेम लिमिट्स हैं, ठीक है। तो लेट कर लें, लेट ए एन बी आ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मान लें कि ए एन आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है एंड सपोज दैट on the contrary that r not equal to s be its two limits। और ये दो इसकी डिस्टिंक्ट लिमिट्स हैं। अब अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो के बराबर तो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? एंड अगली चीज़ ये लेट कर लें कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सम टी के बराबर है। अब ये टी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एब्सोल्यूट लगा के कहूँ कि इन दोनों का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो टी के बराबर है, तो अब फिर क्या होगा? हमेशा ये अब तो पॉजिटिव होगा ना ये, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया कि आर और एस इसकी दो लिमिट्स हैं, दोनों डिस्टिंक्ट लिमिट्स हैं। अब डिस्टिंक्ट होने की वजह से इन दोनों का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा वो सम रियल नंबर टी के बराबर होगा और टी यहाँ पर पॉजिटिव होगा क्योंकि वो एब्सोल्यूट डिफरेंस है। इसे आप इक्वालिटी नंबर 1 कह दें, इक्वालिटी नंबर से 1 कह देते हैं हम। अब मैं यहाँ पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को इस्तेमाल करूँगा। एज पहली लिमिट आर ली है आपने, एज आर विद द लिमिट्स ऑफ as r is the limit of an, so by definition of convergent sequence, तो जो convergent sequence की definition है, so by definition of convergent sequence तो जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास हर रियल नंबर एप्सिलॉन, पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए एक इंटीजर n1 में आपको मिलेगा सच डैट, आगे आप लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस फॉर एवरी एप्सिलॉन बिलोंग टू r, और एप्सिलॉन जो है वो पॉजिटिव है, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n1 कह देते हैं उसे, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n1 सच डैट, एक पॉजिटिव इंटीजर n1 आपको मिलेगा सच डैट कि आपके पास इस an और इसकी जो लिमिट के दरमियान जो डिफरेंस है, लिमिट पहले मैंने मानी है r मानी है, वो लेस देन होगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो एप्सिलॉन बाई 2 भी एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा,
तो वो लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई 2 से। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n1, इसे आप इनक्वालिटी नंबर 2 कहते हैं। सिमिलरली जब आप लिमिट s का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, सिमिलरली फॉर लिमिट s की जब बात आप करेंगे तब भी an और s के दरमियान का जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर आप इस मरतबा जो इंटीजर लेंगे वो n1 नहीं होगा, n1 से हटकर n2 होगा। क्यों? क्योंकि आपने दोनों जो लिमिट्स हैं वो डिफरेंट लिमिट्स मानी हैं। इसकी r और s दोनों डिस्टिंक्ट लिमिट्स हैं। तो दोनों डिस्टिंक्ट लिमिट्स हैं, तो फिर मिसाल के तौर पर अगर ये लिमिट 1 है तो ये लिमिट 2 है, अगर s की वैल्यू 2 है तो फिर जाहिर सी बात है इन दोनों an और 1 के दरमियान का डिफरेंस और an और s के दरमियान का जो डिफरेंस है वो सेम n1 तो नहीं लिख सकते, ठीक है। वो डिफरेंट n1 और n2 के लिए होगा, क्योंकि r और s दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर अगली चीज़, अब इस साइड को कंसीडर कर लें r माइनस एस एब्सोल्यूट को। नेक्स्ट यहाँ पर r माइनस एस एब्सोल्यूट, इसको आप इस तरीके से लिखें कि इसमें आप an को इन्वॉल्व करें। ये जो सीक्वेंस आपका an है उसको इन्वॉल्व करें। वो कैसे इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर आप an को माइनस कर दें और ऐड भी कर लें। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ r माइनस an को सब्ट्रैक्ट कर लिया, an को प्लस कर लिया, माइनस n। अब यहाँ पर आकर आपने, और इसको हम ऐसे अगर लिख लें, सेपरेट कर लें ऐसे, यहाँ पर आपने आकर एक प्रॉपर्टी का प्रूफ करना है जो आप अपने कैलकुलस में भी प्रूफ कर चुके हैं, आपने अपने रियल एनालिसिस जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें भी प्रूफ करके आए हैं कि अगर x और y आपके पास दो रियल नंबर हैं तो उनका जो सम ऑफ एब्सोल्यूट है इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x एब्सोल्यूट प्लस y एब्सोल्यूट। ये प्रॉपर्टी आपने प्रूफ की है, ऐसी है ना जी। तो इस प्रॉपर्टी को अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करें तो दिस विल बिकम लेस देन इक्वल टू, ये आ जाएगा an माइनस r प्लस an माइनस s। अब ये r माइनस an को an माइनस r किस लिए लिखा है, एक तो आपने इसके सामने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का रेफरेंस देना है, दूसरी ये वाली प्रॉपर्टी का आपने रेफरेंस देना है कि x माइनस वाई का एब्सोल्यूट और y माइनस एक्स का एब्सोल्यूट आपस में हमेशा बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं आप जानते हैं, अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल लें तो ये जो y माइनस एक्स है ये बन जाएगा x माइनस वाई का एब्सोल्यूट। लेकिन माइनस एब्सोल्यूट होने की वजह से ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का एब्सोल्यूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो an माइनस r आ जाएगा, ये बाकी an माइनस s रह गया। और इसके ऊपर मैंने पहले ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया तो ये एब्सोल्यूट दो एब्सोल्यूट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर r माइनस an को मैंने an माइनस r लिख लिया बाई यूजिंग 2 एंड 3, इसे आप 3 कह दें, बाई यूजिंग 2 एंड 3। 2 और 3 को आप इस्तेमाल करें। अब 2 और 3 को कैसे इस्तेमाल करना है, an माइनस आर एप्सिलॉन बाई 2 से लेस है और ये an माइनस एस एप्सिलॉन बाई 2 से लेस है। तो दोनों जगह यहाँ पर आप लिख देंगे दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और इसकी जगह भी लिख देंगे एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो दिस इम्प्लाइज, और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखें, जब भी कभी भी आप ये प्रॉब्लम इस तरह की डिस्कस कर रहे हैं जिसमें दो इनक्वालिटीज़ हैं और दोनों इनक्वालिटीज़ में एप्सिलॉन बाई 2 आ रहा है या एक से ज़्यादा इनक्वालिटीज़ हैं, उनको आपने जिनमें एप्सिलॉन आ रहे हैं और आपने उनका सम करना है। तो यहाँ पर n1 और यहाँ पर n2 जो है ये दो डिफरेंट नंबर हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जब आप इनको सम करते हैं या दो इनक्वालिटीज़ का या तीन इनक्वालिटीज़ का, तो आपने यहाँ पर लिखना है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2, कि ये जो हमने ऐड करने के बाद एप्सिलॉन बाई 2 की यहाँ वैल्यू लगाई है, उस वैल्यू में आपने यहाँ पर n वो चूज़ किया है जो कि इन दोनों में से बड़ा है, ठीक है। n1 या n2 में से दोनों में जो मैक्सिमम n है, ठीक है। देखें, फ़र्ज़ करें वो आपकी इनक्वालिटी n ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के लिए होल्ड करती है और नीचे वाली इनक्वालिटी n ग्रेटर देन इक्वल टू 12 के लिए होल्ड करती है। तो अगर ऊपर वाली इनक्वालिटी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की इनक्वालिटी है और वो n इज इक्वल टू 10 या उससे बड़ों के लिए होल्ड करती है
और ये इनक्वालिटी n इज इक्वल टू 12 या उनसे बड़ों के लिए होल्ड करती है, तो आप बताएं इनमें से मैक्सिमम कौन है? इनमें से मैक्सिमम है यहाँ पर n इज इक्वल टू 12। तो जब आप कहते हैं कि इन दोनों को सम करके जो नई इनक्वालिटी आपकी बनी है, उस इनक्वालिटी में आप कहते हैं कि ये n, इस मरतबा n जो है वो इन दोनों का मैक्सिमम है, और मैक्सिमम कौन है? n इज इक्वल टू 12 है। तो ऊपर वाली इनक्वालिटी 10 या उनसे बड़ों के लिए होल्ड करती है, यानी उसमें 11 भी आ गया, उसमें 12 भी आ गया, ठीक है। तो क्या आप यहाँ पर इनका मैक्सिमम लगा कर ये इनक्वालिटी को लिखें तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है? यहाँ पर ये इनक्वालिटी n इज इक्वल टू 10 या उसके बड़ों के लिए होल्ड करती है, ये 12 से शुरू होती है। जब आप ये बात कहेंगे कि मैं यहाँ पर n ले रहा हूँ जो इन दोनों में से मैक्सिमम है, मैक्सिमम का मतलब क्या है? उसमें 12 उसमें ऑलरेडी शामिल हो जाएगा। जब आप ये लाइन लिखेंगे इन दोनों में से मैक्सिमम, यहाँ पर 12 आएगा कि नहीं आएगा? ये है n इज इक्वल टू 10 से बड़े, यानी कि 10 है, 11 है, 12 है, ठीक है। तो 12 उसमें आ रहा है, तो जब आप 12 से स्टार्ट करेंगे, हाँ शुरू वाले 10 और 11 रह जाएंगे, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपने लिखना है, आपने यहाँ पर मैक्सिमम लिख देना है, ठीक है। अगर यहाँ पर n1, n2, n3 आ जाएगा तब भी आप मैक्सिमम लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा सिंपल एप्सिलॉन, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो ये चीज़ आ गई आपके पास, r माइनस एस का जो डिफरेंस है वो आ गया लेस देन एप्सिलॉन से, ठीक है जी। इक्वल टू एप्सिलॉन नहीं लिखना। ये देखें, आपने इसको ओपन किया, ये लेस देन इक्वल आ गया, लेस देन इक्वल आगे लेस में बदल गया, और ये इक्वल इन दोनों को प्लस करके इक्वल आया है, ठीक है। तो साइन ये वाला लेस देन का आएगा, यहाँ पर इक्वल टू एप्सिलॉन नहीं लिख देना। अच्छा, अब यहाँ पर आप इसे 4 कह दें। अब आपने देखा कि एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ये आप लेके चले हैं। एप्सिलॉन अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर है और टी भी यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव रियल नंबर मान के चलाऊँ, तो क्या मैं एप्सिलॉन की वैल्यू टी नहीं लेट कर सकता? टेक एप्सिलॉन इक्वल टू टी, क्योंकि एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है, टी भी पॉजिटिव है। सो 4 विल बिकम, आपकी इनक्वालिटी नंबर 4 जो है वो इस तरह बन जाएगी, r माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या है? टी के इक्वल है, टी के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज, अब r माइनस एस एक्चुअली है किसके इक्वल? वो तो t के बराबर था बाय यूजिंग 1, तो ये आ गया t लेस देन t फ्रॉम 1। r माइनस एस जो है वो आपका इक्वल टू t है। तो t लेस देन t, क्या कभी ऐसा होता है कि एक रियल नंबर खुद अपने आप से छोटा हो? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ कंट्राडिक्शन टू आवर अजम्पशन, दिस इज़ तो ये हमारी अजम्पशन के साथ कंट्राडिक्ट बात कर गई। और अजम्पशन क्या थी? आपने माना था कि इस सीक्वेंस की, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एक से ज़्यादा लिमिट है, ठीक है, 2 लिमिट मानी थी, तो लिहाजा ये अजम्पशन हमारी गलत हुई। हैंस अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ 1 एंड ओनली 1 लिमिट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने यहाँ पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस के रिलेटेड एक थ्योरम प्रूफ किया, और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्क्वीज़ थ्योरम, या जिसका नाम सैंडविच थ्योरम भी होता है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को बेटा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।